बेहतरीन है। मैंने खिलाओ तो ये पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, हमने डेट सिक्योरिटीज और अलॉन्ग विद सारे पास पेपर्स को कंक्लूड कर लिया था, ऐसा ही है जी। आज करते हैं कुछ नई चीजें जो कि आरसी एग्जाम में नहीं आई हैं। उससे पहले हमारी एक चीज रह गई थी कि डेट सिक्योरिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटीज में हम कौन सा मॉडल कब ऑप्ट करेंगे। हमने आई थिंक इन्वेस्टर का तो कर लिया था ना, उसकी समरी भी बनाई थी कि कब कौन सा मॉडल होगा, कब कहाँ आएंगे। तो उसी समरी वाले पेज पे जाओ और वहीं नोटिंग करना, ताकि आपके पास एक पेज पे सब आ जाए, उसी समरी वाले पेज पे। वालेकुम सलाम अशर। हाँ जी, उसी समरी वाले पेज पे जाएंगे और वहीं नोटिंग करेंगे। इन्वेस्टर की बात हो गई थी हमारी। अच्छा जी, अब मैं जब इशूअर की बात करूं तो इशूअर, जैसे आपको पता है कि इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इशूअर कितने तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है? दो तरीके की। सही जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया डेट सिक्योरिटी। पहले आप समझें, फिर आप कॉपी कीजिएगा इसको। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये आ गई आपकी एक कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट की। ये आप बखूबी बता सकते हैं कि यहाँ पे कब आऊंगा, कब आऊंगा अमोर्टाइज कॉस्ट पे डेट सिक्योरिटी में इशूअर। सोचो। नहीं 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 नहीं, नहीं। एसपीपीआई तो सोली प्रिंसिपल एंड यानी हेल्ड टू मेच्योरिटी, याद आ रहा है? अगर ये इशूअर इसको रखे अपने पास, यानी लोगों से पैसे लिए और लोगों को ये कहेगा कि भाई अब हिसाब किताब होगा 3 या 4 साल के बाद, तो ये कौन सा मॉडल ऑप्ट करेगा? अमोर्टाइज कॉस्ट। चलो एक और चीज, मतलब अमेजिंग है कि तुम लोगों ने पूछा नहीं है मुझसे, मैं खुद ही बता देता हूँ। खैर वैसे किसी बैच में भी नहीं पूछता, दिमाग नहीं जाता ना ये फर्स्ट लाइन में आते। सुनना, सुनो एक बात, एक और चीज। भाई अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर भी तो ये सोच सकता है ना कि मैं इसको आखिर तक रखूंगा, है या नहीं है? तो अगर इन्वेस्टर ये सोच सकता है कि मैं इसको आखिर तक रखूंगा, तो वो भी कौन से मॉडल पे जाएगा? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। चलो अब गेम खेलते हैं। सुनो इधर, मैंने ये कहा मैंने सिक्योरिटी इशू की, मैं इशू हूँ, मैं कौन हूँ? अच्छा ये बहुत बात क्लियरली सुनना, बहुत तुम्हारे लिए है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। सही है जी। मतलब मेरा काम अगर यहाँ तक होता, मैं बोलते चलो भाई पास पेपर होगा, तुम बोलते यार उसका 2 लाइन में आंसर आ गया, हम तो चीते हो गए, दुनिया इसके आगे। सही है जी, वो सीखना। सुनना, मैं इशूअर हूँ, मेरी नीयत ये है कि भाई मैंने पैसे लिए और मेरे हालात और वाकयात एक प्रोजेक्ट से अच्छे होंगे, 3 साल बाद तो मैं इसके पैसे वापस भी करूंगा 3 साल के बाद। सही है जी, मैं तो इशूअर हूँ, मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट को फॉलो कर लिया। अब इन्वेस्टर ये सोच रहा है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, इन्वेस्टर कोई और है। सही है जी, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो इसको बेच दे। उसने खरीदा ही किसके लिए? बेचने के लिए। तो वो कौन से मॉडल पे जाएगा? फेयर वैल्यू थ्रू। सर यार आप तो ये अजीब बात कर रहे हैं, मैंने नियत की है मैं आखिर तक रखूंगा और वो कह रहा है मैं बेच दूंगा, तो मेरी नियत ही नहीं है, तो कैसे होगा ये बात? ये सुनना था, वो किसी और को मार्केट में बेचेगा जो कि जो सूद मैं इसको दे रहा था अब मैं मिस्टर बी को दूंगा। पहले बताओ ये बात समझ आई? तो ऐसे अजीब सी शक्लें नहीं बनाना पेपर में कि यार ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, ऐसा होता है मार्केट में। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। खुद लॉजिकली सोचो, अगर मैं इशूअर हूँ, मैंने 10,000 बॉन्ड इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, भाई मेरी नीयत है, भाई मेरा तो कैश फ्लो का मसला था ना, मुझे पैसे चाहिए थे तभी तो मैंने लोगों से लिए हैं, वरना कि मैं पागल हूँ मैं लोगों से पैसे लूंगा बिला वजह इंटरेस्ट पे करूंगा। मेरी नीयत ये है कि मैं आखिर तक रखूंगा, मेरी नीयत ये है कि आखिर तक रखूंगा। अच्छा भी तो सामने वाले की नीयत में और मेरी नीयत में फर्क हो सकता है, तो क्या वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे नहीं रख सकता? तो भाई फिर वो किसी और इन्वेस्टर को बेच देगा जिसको बाकी 2 सालों के लिए इंटरेस्ट खाना हो। पहले बताओ ये बात समझ आई? सही है जी, यानी हमारी अकाउंटिंग मॉडल उसके अकाउंटिंग मॉडल में फर्क, क्योंकि इशूअर एक अलग बंदा है, इन्वेस्टर एक अलग बंदा है। क्या इन्वेस्टर चेंज हो सकते हैं? यस डेफिनेटली हो सकते हैं, तभी वो कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रहेगी। चलिए जी, यानी आपने ये कह दिया कि सर आप यहाँ पे आएंगे
इसको टिल कर देते हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, यानी मैं इसको मैच्योरिटी तक रखूंगा और आखिर में पैसे वापस करके कहानी खत्म। चलिए जी, अब यहाँ पे एक और मॉडल आता है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का कोई चक्कर नहीं है, लॉजिक देता हूँ। हम क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तब जाते हैं ना जब इन्वेस्टर सोचे कि मैं इसको बेच दूंगा। जब कौन सोचे? हम अभी किसकी सीख रहे हैं? इशूअर। अच्छा जी, प्लीज सुकून से फोकस होकर सुनिएगा। जब मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे तब आता है जब वो ये सोचता है कि मैं इसको बेच दूंगा। अब जरा इशूअर बन के सोचते हैं, प्लीज सुनना, बहुत अहम बात है ताकि ये फिक्स हो जाए दिमाग में। इशूअर ने लोगों से पैसे लिए, सही है, पर मार्केट में, प्लीज सुनिएगा, मार्केट में सब लोग 3-3 साल के लिए डिबेंचर इशू करते हैं। कितने सालों के लिए? तो भाई मेरी भी मजबूरी है, मुझे 3 साल के लिए करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव भी तो रहना है ना, हाँ या नहीं? चलें जी, मैंने 3 साल के लिए इशू कर लिए, बट मेरी नीयत ये है कि मुझे पैसा सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए। मेरी नीयत ये है कि मुझे पैसा, अच्छा 1 साल वाली भी सिक्योरिटीज होती है। मैं तो आपको इस हालात और वाकयात में बता रहा हूँ कि भाई मैंने भी कितने सालों के इशू किए, 3 सालों के। अच्छा, मैंने बोला कि भाई मैंने आज पैसे लिए ही इस ऑब्जेक्टिव से हैं कि मैं अल्टीमेटली इसको जल्दी सेटल कर दूंगा, अल्टीमेटली इसको। तो मेरी इस बात में और अमोर्टाइज कॉस्ट वाली बात में क्या फर्क है? अमोर्टाइज कॉस्ट में कब सेटल करूंगा? मैच्योरिटी पे। इसमें क्या कह रहा हूं? कभी भी सेटल कर दूंगा, कभी भी। वो क्या बोलते हैं? कभी भी बेच दूंगा। ये क्या बोल रहा है? कभी भी। तो इसके मुंह से सेटल क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये इशूअर है, इसके लिए क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, तो उसको सेटल करना पड़ेगा। इन्वेस्टर के लिए क्या है? एसेट है, तो वो कभी भी बेच देगा। पहले बताओ, ये बात समझ आई? चलें जी, अब सुनिएगा मेरी बात। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, 1 मिनट रुकिएगा, बस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर व्हाट इफ सामने वाला नहीं बेचे तो आप सेटल कैसे करेंगे? यही आ रहा था ना कि सामने वाला नहीं बेचे तो आप सेटल कैसे करेंगे? अब सुनिएगा मेरी बात। आप कोई ऐसी पार्टी को ढूंढते हैं जिसको पैसे की नीड हो, जिसको पैसे की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सुकून से समझना। ये मतलब ये पूरे मार्केट डायनामिक्स बता रहा हूँ, वरना तो रटा लगेगा, बोलूंगा आ जाओ इस मॉडल में खेल के खत्म अकाउंटिंग। सुने, फोकस हो गया भाई। मेरी एम के लिमिटेड कंपनी है, सही है, मैंने लोगों से पैसे लिए 3 सालों के लिए, मुझे पैसा चाहिए था 1 साल के लिए, मैंने सेफ साइड पे 3 साल लगे ना। हो सकता है कैश फ्लो नहीं हुआ तो लेके जाऊंगा आखिर तक, बट ये कि मेरी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटल कर देना। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटल कर देना, कभी भी, व्हेनेवर आई रिक्वायर। मैंने बोला भाई जैसे ही पैसे आएंगे किसी प्रोजेक्ट से, उसको बोलूंगा कट ले भाई। अच्छा सुनो, मैं इन्वेस्टर के पास पहुंचा, बाबू मेरे पास पैसे आ गए, ये लो पैसे अपने, सही जी, वापस कर रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने रखे ही कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। वो बोलेगा मेरा अमोर्टाइज कॉस्ट चल रहा है, तो मैं उसको ये बोलूंगा नहीं मेरे हिसाब से पीएनएल, तू भी पीएनएल का आ जा, ये बोलूंगा। या वो अपनी करेगा, हम अपनी करेंगे। भाई उसकी, उसने तो इंटेंशन ये थी ना, मैं भी बाउंड हूँ और उसका राइट है, मैं बाउंड हूँ, उसका क्या है? राइट है। भाई वो तो ये बोलेगा ना, मैं तो 3 साल के लिए लेके बैठा हूँ, आप कैसे आ गए मेरे दरवाजे पे कि आप बोल रहे हैं ये पैसे वापस ले लो? मैंने तो इंटेंशन थी, मैंने कितने साल रखना है? तो फिर मैंने बोला तुम पहले बताते, तो बोलेगा चस्सी तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया कि 3 सालों का है, सही है, तो मुझे बेचना ही होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मैंने कहा चलो भाई गुस्सा नहीं करना, मैं समझ गया मुझे क्या करना। मैं मार्केट में गया, मैंने बोला यार किसी को और पैसे चाहिए? तो लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों पैसे चाहिए? मैंने कहा भाई तुम्हें भी किसी प्रोजेक्ट में लगाने होंगे। उसने बोला कि यार वैसे मार्केट में 3 साल के लिए इशू होते हैं, मुझे कितने सालों के लिए चाहिए? मैंने कंधे पे हाथ डाले, मेरे को ऐसे ही बंदा चाहिए, मुझे ऐसे ही बंदा चाहिए। मेरे को ऐसा बंदा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे बाकी ही कितने हैं। अच्छा फिर मैंने उसको बोला दादा बात सुन, तू इंटरेस्ट कितना पे करेगा लोगों को? उसने बोला यार मेरी नीयत थी 10%। मैंने कहा हाथ मिला, मेरा भी 10% वाला बॉन्ड है। तो वो कह रहा है कि यार अच्छा मतलब तुमने भी लोगों से लोन लिया हुआ है? मैंने कहा यस लिया हुआ है। तो मैंने कहा, वो कह रहा है मुझे तुम चिपकाना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चिपकाना चाह रहा हूँ। तो वो ये कह रहा है कि अच्छा, मैंने कहा देखो तुम मार्केट में जाओगे ना, लोगों से पैसे लेना लंबी होगी, तुम्हें सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, बैंक के पास जाना होगा, फिर ये सारी चीजें होंगी। इससे अच्छा तुम मार्केट के बजाय ये लोन मुझसे ले लो, यानी तुम मुझे पैसे दो, मेरी लायबिलिटी खत्म, मेरी लायबिलिटी। अच्छा तो मैंने अपनी लायबिलिटी खत्म कैसे की? इन्वेस्टर को सेटल करके, किसी और को बेच के, यानी किसी और को लायबिलिटी चिपका दी, क्योंकि उसको भी पैसे चाहिए थे ना।
पहले बताओ ऑनेस्टली ये पूरी कहानी समझ आई? क्योंकि देखो ये टेक्निकलिटीज हैं भाई, तभी मैं तुम्हें इतना डिटेल में जाके बता रहा हूँ कि भाई यही होता है। तुम खुद देखो कि तुमने पास पेपर का एक एक वर्ड तमीज से देखा है, तुम्हें हर एक जार्गन का मतलब पता है ना, वरना अकाउंटिंग का क्या था, 3 क्लासों का स्टैंडर्ड है, पर आपकी आज शायद आई थिंक 9वीं क्लास है, 9th है ना, 10th है। तो आप जिस डिटेल में गए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 10 नंबर या 8 मार्क्स से 7 मार्क्स भी आने चाहिए। चलिए जब सुनिएगा आगे मेरी बात, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर बेचने को तैयार नहीं हो फिर भी लायबिलिटी सेटल हो जाए? कैसे? किसी और को चिपका के, जिसको ऐसे ही इतनी ही पैसे की नीड हो और मार्केट में 10 मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, मार्केट में हमेशा मिल जाते हैं। पहले बताओ ये बात समझ आई? क्लियर है? यानी अब क्या मैं कह सकता हूं, यहां पे कोई लिखवा सकता है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कब आएंगे? जब ऑब्जेक्टिव क्या हो? ऑब्जेक्टिव इज टू अल्टीमेटली सेटल दी ऑब्लिगेशन। ऊपर कहते हैं होल्ड टू सेल, यहां पे क्या कह रहा है? सेटल दी ऑब्लिगेशन। यानी वहां पे मकसद इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से था, यहाँ पे मकसद इशूअर के पर्सपेक्टिव से। यहां तक कोई मसला? प्लीज ये कॉपी करें। बिल्कुल ऐसे ही होता है, पर मर्केंटाइल एक्सचेंज में चीजें चेंज होती है ना, कॉमोडिटीज होती हैं वो। तो ये तो फाइनेंशियल मार्केट है ना। देखो बैंक के पास आप जाते हो, बैंक को बोलते हो यार ऐसे कोई बायर मिले तो चुपका दियो, बता देता है वो, उस पर भी कमीशन लेता है। अर्ली नहीं लिख सकते भाई, जो लिखा हुआ वो लिखेंगे। अल्टीमेटली सेटल दी ऑब्लिगेशन ना, अर्ली का मतलब कि हमें तो नहीं पता वो कब सेटल करेगा, वो कह रहा है जब चाहेगा सेटल करेगा। मतलब एक आईएफआरएस के जार्गन है ना, उसको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए भी बार बार रिपीट करता हूँ कि एमसीक्यूज आ गए, तो मैंने तुम्हें ये भी कहा है कि तुम भले ही आईएफआरएस रीड नहीं करो, तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, तो इसलिए लिखवा देता हूँ ये जी। ओसीआई इसलिए नहीं है कि यूं तो नहीं होगा ना कि मुझे फायदा हुआ तो बेच दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लायबिलिटी में ये सारी चीजें कब होती हैं? एसेट में, या तो अल्टीमेटली सेटल करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे फायदा हुआ तो मैं इसको सोचूंगा कि मैं बेच दूं, भाई बेचूंगा क्यों, मुझे तो सेटल करना है ना। तो एक ही कैटेगरी है इसमें वो वाली, और दूसरी कैटेगरी है ये वाली, बस 2 कैटेगरी है। जो नशे घर पे बैठा हुआ सोचा अच्छा एक नहीं है, अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। सर अगर मोर देन 3 इयर्स के लिए इशू करें तो फिर भी पीएनएल मेथड ही यूज करेंगे। अच्छा अतुबा, अगर मैं ये कहूं कि आप इसको 10 साल के लिए भी इशू करो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको आप अल्टीमेटली क्या कर देंगे? सेटल कर देंगे जल्दी, तो फिर आप इवन 10 साल के लिए इशू किया हुआ है तो आप इसको कहाँ रखेंगे? पीएनएल में। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन। हमने शेयर्स में भी देखा है कि हमारी नीयत ये थी कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो क्या बेच नहीं सकता? बेच सकते हैं। अच्छा अगर मैंने ये किया है कि मैं इसको अल्टीमेटली बेचूंगा, तो क्या रख नहीं सकता? रख सकते हैं। पर एक बार जब आ गए तो रिक्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है इक्विटी सिक्योरिटीज में। सही है? चलिए जी, ये हो गया क्लियर है? अच्छा भाई, अब यहां पे देखते हैं, एक चीज लिखूंगा बड़ी अहम है। सही है? इधर इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या प्लस? लेस पक्की बात है ना। प्लस कब होती है? जब इन्वेस्टर होता है। यहाँ पे मुझे पैसे, यानी वहां पे अमोटाइज करता हूँ कैपिटलाइज करके, यहाँ पे अमोटाइज करता हूँ लेस करके, ताकि लायबिलिटी कम रिकॉर्ड हो, ग्रो होते होते पहुंच जाए। यही हमने सीखा भाई है। वेरी गुड। इधर यहाँ पे ओनली फेयर वैल्यू, लॉजिकल सी बात है, यहाँ पे कोई अमोटाइजेशन का चक्कर नहीं है। तो फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करूं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ये वही है जैसे हमने वहां पे सीखा था। अच्छा अब इसमें खाली सोचने का एक तरीका है ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए। अगर
बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब सुनना मेरी बात, हाँ, बॉन्ड की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है या डिबेंचर की, तो ये इन्वेस्टर का फायदा है। इसका क्या है? इसका भी नुकसान है। इसका नुकसान है। सोचो भाई, इसने कहा था पहले 100 रुपए के हिसाब से पे करूंगा, अब वैल्यू हो गई 105। अब इसको अगर सेटल करना है, मुझे एक बात बताया ना, अगर इसको सेटल करना है तो इसको कितने पे करने पड़ेंगे? 105। इसको कितने पे करने पड़ेंगे? 105। तो मुझे एक बात बताओ, उसका तो नुकसान है भाई। देखो, दो पार्टी रिलेशन है ना, एक का फायदा होगा तो दूसरे का क्या होगा? नुकसान। आप प्लीज ये सोचें, जरा समझे मेरी बात को, कि अगर मैं इशूअर बन के सोचूं, यानी मुझे पहले 100 रुपए पे करने थे, यूं करते हैं ना, $1 है मेरे पास, सही है? समझना मेरी बात, सामने वाले को $1 मुझे पे करना है, मुझे $1 रिसीव करना है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, सही है? पहले डॉलर था 100 रुपए का, तो मेरा रिसीवेबल कितना था? 100 रुपए का। उसका पेबल कितना था? 100 रुपए का। अच्छा, मैंने कहा कि डॉलर हो गया 105, मेरा रिसीवेबल कितना हो गया? मेरा फायदा नुकसान है? उसका क्या है? नुकसान क्यों है? वो भी तो वैल्यू बढ़ रही है। नहीं तो लायबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है ना, मतलब इंक्रीज हो रही है तो फायदा होगा। सर लायबिलिटी है, ये भी तो देखें वो क्या चीज है। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का इंक्रीज होना नुकसान है, एसेट का इंक्रीज होना फायदा है। जी, रिटर्न मिलेगा ना, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल कितने का हो गया? तुमने कितने सवाल किए इन्वेस्टर के मेरे साथ? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रहती है, चेंज हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रहती है, चेंज हो जाती है, फेयर वैल्यू में चेंज हो जाती है ना। यानी आप कैरिंग अमाउंट को किस पे लेके जाते हो? फेयर वैल्यू पे। तो मैं कहता हूँ मेरा एडिशनल गेन होगा, ये एडिशनल गेन कब खत्म हो जाता है? जब आखिर तक लेके जाओ। वो तो बात हमने सीखी भी है ना, पर समझाने का यहाँ पे मकसद ये था कि इशूअर बन के भी तो सोचो, एक का फायदा है तो दूसरे का क्या है? नुकसान है। खुद भी सोचो, पहले 100 रुपए पे करने थे, अब 105 पे करने, तो फायदा या नुकसान? नुकसान। अच्छा, अगर 100 रुपए पे करने थे, वैल्यू होगी 98, और इशूअर का क्या, वो इन्वेस्टर का क्या ही है? नुकसान। कैसे? पहले 100 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 98। अच्छा, हमारा फायदा है, पहले 100 पे करने थे, अब कितने पे करूंगा? चाहे पे करूं या ना करूं। नहीं नहीं, देखें, ये तो अब बीच में बेचने की नियत की है, तभी तो वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आया है, सही है? तो अब सुनो एक बात समझे, अब यहाँ पे और भी डिटेल में जाते हैं। मैंने कहा अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मॉडल पे हूँ, यानी मैं अपने शेयर होल्डर्स को ये कह रहा हूँ, मैं अपनी लायबिलिटी मैक्सिमम उस अमाउंट पे दिखाऊंगा जितने पे सेटल हो सकती है, जितने पे, वो जितने पे सेटल हो सकती है, दैट इज फेयर वैल्यू। ऐसा ही है। अब मैंने पहले अपने शेयर होल्डर्स को बताया था, जब मैंने इशू किया था 100 रुपए के बॉन्ड इशू किए थे, अब वो बॉन्ड हो गए 105 के। अब मेरे शेयर होल्डर बोल रहे भाई बताओ जरा 31 दिसंबर पे कि तुमने कितने पे करना है? हम बोलेंगे 100 या 105, तो हम इसको किस पे लेके जाएंगे? 105 पे। मैं सुनिएगा मेरी बात, मैं इसको 105 पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे खुद के अंदर मस्ती थी कि मैं कौन से मॉडल पे आया, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। अब मेरी हर रिपोर्टिंग डेट पे, यानी 31 दिसंबर पे, मेरी लायबिलिटी उस अमाउंट पे होगी जितने मुझे अल्टीमेटली जेब से पे करना है। तो 100 पे करूं, 105 पे करूं, नुकसान है ना। तो मैं अपनी लायबिलिटी को किस पे लेके आ जाऊंगा? 105 पे। मैं कब 100 पे रहता? सही है, वो वाली बात है, वो मेच्योरिटी तक जाते हैं, वो ये है। उसमें क्या है? अच्छा, सिमिलरली इन्वेस्टर बन के सोचो, इन्वेस्टर जब कहता है कि भाई मैंने फेयर वैल्यू पे रखना है, तो वो अपने शेयर होल्डर को बताता है कि इतने पैसे रिसीव होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे या फेयर वैल्यू होगी? फेयर वैल्यू होगी। तो उसका ऑपोजिट है ये, एक का फायदा है, दूसरे का नुकसान है, दूसरे का फायदा है तो पहले का नुकसान है। बात याद रहेगी ये वाली? चलें जी, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले प्लीज बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, नहीं होगा ना, तो वो हाँ बिल्कुल सही है। सुने मेरी बात, इशूअर क्यों नहीं बेचेगा? समझे एक बात, इशूअर जैसे इन्होंने कहा कि भाई सर ये तो पीएल में रखेंगे, लॉस रियलाइज नहीं होगा, जो इन्वेस्टर भी तो आखिर तक लेके आता है, क्या रियलाइज करता है वो? अब इशूअर हालात वाकयात देखेगा, इशूअर देखेगा कि भाई सुनो मेरी बात, इसको तुम्हें एनालिसिस करने बताता हूँ। इनका सवाल अच्छा है कि सर मुझे एक बात बताएं, इशूअर क्यों बेचेगा जब महंगा हो गया? सुनो, मैं आगे के 3 साल 10-10% का सूद पे करूं, या अभी 5 रुपए ऊपर देके कटा दूं, क्या फायदा है? तो बिजनेस सेंस ले आओ यहाँ पे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे होता है। सुनो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 2 साल 10-10% का सूद पे करूं, दैट बिकम्स 50,000, अज्यूम कर रहा हूँ, दैट बिकम्स 50,000, अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई 50,000 बनती है वो अमाउंट 2 सालों की, और या तो मैं 5,000 ऊपर देके कटा दूं,
किसमें फायदा है? 5,000 पर। इसमें एक नुकसान है कि आपको प्रिंसिपल पूरा पे करना पड़ेगा आज। फिर अपने कैश फ्लो को देखना होगा आपके, क्या आपके पास इतना पैसा अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग होती है। मैं उस डिसीजन मेकिंग करने के बाद की अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ। सही है, पर क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं पता होगी तो ये अकाउंटिंग भी समझ नहीं आएगी, ताकि आप चैलेंज तो कर सको सवाल में कि भाई क्या चल रहा है, वो क्लियर है अभी। सही है जी, तो सेटल कर सकता है, वो सेटल करने का मसला नहीं है, क्योंकि वो देखेगा भाई फ्यूचर में कॉस्ट कितनी है। इसको हम कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग, कि या तो अभी सेटल करूं या फ्यूचर में। कॉस्टिंग में ऐसे तुम 10 चीजें देखोगे कि अभी सेटल करूं, फ्यूचर में सेटल करूं, ये सारी चीजें वो उसके बाद ही अकाउंटिंग होती है। तो वो सारे डिसीजन लेने के बाद जो अकाउंटिंग होती है मैं वो सिखा रहा हूँ। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों बता दो, कोई शक शुबा इसमें? लॉजिकली क्लियर होने चाहिए तुम लोग। बेहतरीन, आप सबको भी क्लियर है? पक्की बात है, वेरी गुड यार। चलें, इसमें आप लोग सब्सिक्वेंटली किस पे रखेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे? अच्छा, उसमें भी बता दो। फेयर वैल्यू पे? अच्छा, यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि ऐसे याद रहे हमें, क्योंकि साबुन स्लो है हम सबका। अच्छा, अगर वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? सही कह रहा हूँ? पक्की बात है? चलिए जी। और सर, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो गेन हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चलिए जी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह तुम नशे में हो, तुम्हें इन्वेस्टर का तो बिल्कुल पप्पू पता है कि भाई यहाँ फायदा नुकसान क्या है। इशू है कि केस में सोचना भी नहीं पड़ा, इसलिए लिख के भी दे दिया है। सही है जी, फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट मींस कि देयर इज अ लॉस। इसको पैसे पे करने ज्यादा, उसका फायदा क्यों होता है? उसको रिसीव होते हैं ज्यादा। तो अल्टीमेटली इसको तुम कह सकते हो इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे तुम कह सकते हो, बाकी आईआर में नहीं कह सकते। बिल्कुल। नवीद कह रहे हैं सर फेयर वैल्यू पीएनएल पर एक क्वेश्चन करा रहे हैं। जानी, तभी तो आया हूँ आज की क्लास में। अभी ये तो सीख लो कि चीजें क्या होती हैं। अच्छा, मुबशिर कह रहे हैं सर इशू और इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे देगा ना, वो तो चेंज। देखो ये तो अकाउंटिंग है ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया? कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है ना। यानी भाई देखो, गेम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज बाउंड है। एक का राइट है, दूसरे की ऑब्लिगेशन है। इसका राइट टू रिसीव कैश है, इसका ऑब्लिगेशन टू पे। वो तो पैसे रिसीव करेगा, ये पैसे देता रहेगा। अब दोनों की अपनी अकाउंटिंग है, या दोनों की अपनी इंटेंशन है। या तो वो बेचेगा रखने के लिए, समझ गए मेरी बात? यानी इसमें रखा भाई किसके लिए होगा? बेचने के लिए। या तो इसने पैसे लिए किस लिए होंगे? सेटल करने के लिए। या तो उसने पैसे दिए होंगे आखिर तक रखने के लिए, या तो उसने पैसे लिए होंगे आखिर तक रखने के लिए। जैसी वो यही तो कहता है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ सोचो ना, जैसी आपकी इंटेंशन है वैसी आपको अकाउंटिंग दे दी है। आप सोचो अकाउंटिंग, सोचो अकाउंटिंग के सारे मॉडल्स कवर्ड हो गए है या नहीं है? आप सोचो कि भाई मैंने पैसे किसी को दिए हैं, फायदा हुआ तो बेच दूंगा, तो उसके लिए ओसीआई। मैंने पैसे दिए किसी को आखिर तक रखने के लिए, उसके लिए क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। मैंने पैसे दिए इसलिए कि मैं कभी भी किसी को चुका दूंगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो जैसी आपकी नीयत है वैसी आपको अकाउंटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? तभी तो आईएफआरएस 9 आया है, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ से उसको लिंक किया जाए। चलिए जी। सर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू, बिल्कुल देखें, हमेशा कूपन किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे। वो तो बात डिटरमाइन है ना, बाकी तो प्रीमियम वगैरह डिस्काउंट नाम और नुकसान के पैसे होते हैं, उसका फेस वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। फेस वैल्यू पे हमेशा आप कूपन देंगे। सही है भाई रोहन? अच्छा, और एंड पे जो रिडम्पशन होगी वो हमेशा किस पे होगी? रिडम्पशन वैल्यू पे। आखिर में तो कोई गेन या लॉस नहीं बचता ना, क्योंकि आखिर में कोई बेचने का पोटेंशियल भी नहीं होता, आखिर में से पैसे वापस आते हैं। बस ये बातें याद रखिएगा। यहां तक कोई पंगा? चलें जी। अच्छा भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं फेयर वैल्यू गेन या लॉस, जो भी होगा यहां पे तो नॉट एप्लीकेबल है। क्यों? अमोर्टाइज कॉस्ट है। यहां पे कहां जाएगा? पीएनएल में। पीएनएल में ना, बिल्कुल सही है। अब आज वो चीज बताऊंगा कि तुम्हें मार्केट में कोई इतना डिटेल में बता दो।
मतलब मैंने कल रात को बैठा बैंक से सारी चीजें निकाली, अपनी तुम्हारे लिए एक मॉडल बनाया पूरा, सही है जी, कि तुम्हें कैसे समझाऊंगा कि अपना क्रेडिट रिस्क क्या होता है। सही जी, ये सीए फाइनल की बातें हैं, इवन सीएफए की बातें मैं तुम्हें समझा के जाऊंगा आज की क्लास में। सही है, यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ अभी, इस पे नहीं सवाल करना, बता रहा हूँ क्या है। वो बोल रहे गेन और लॉस पीएनएल में जाएगा सीधा सीधा। आगे एक चीज लिख रहा हूं, अगर अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से कोई चेंज है तो उस हद तक ओसीआई में, ये बात ऐसी है कि बाउंसर, अब समझना, ये सीए फाइनल के बच्चों को भी नहीं पता होती है, क्यों? क्योंकि तमीज से देखी भी नहीं होती चीजें। मैं तुम्हें आज ही यहाँ से समझा के भेजूंगा कि आगे सुनो तो तुम्हें पता हो। देखो वो कहता है कि गेन और लॉस आइडियली कहाँ जाएगा, पीएनएल में। पर आप ये देखना, बताता हूँ क्रेडिट रिस्क होता है क्या, बताता हूँ। तो वो कहता ये है कि अगर आपकी अपनी कंपनी के मसले की वजह से अगर आपकी वैल्यू में कोई चेंज आया, उस वैल्यू के चेंज को कहाँ लेके जाओगे, ओसीआई में। आपको तो सर ये भी नहीं पता कि अपनी गलती क्या होती है, अपनी कंपनी के मसले क्या होते हैं, ऐसा ही है ना सर। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, तो पहले एक बार उसको उर्दू में रीड कर लेते हैं ताकि समझ आए। मैंने कहा अगर कोई फेयर वैल्यू का चेंज है, वो एज मैं कसम खा रहा हूँ ये बताता भी नहीं कोई यहाँ, क्योंकि पता है मुश्किल है, तो बताऊं बच्चे को समझ नहीं आएगा तो बताता भी नहीं हूँ। ये होता है ना, तो ये नहीं करेंगे ना भाई, तमीज से समझते हैं, पहले एक एक करके बेसिक बेसिक एक स्ट्रेस के जरिए जाते हैं। सुनना, पहली चीज मैंने ये कहा आपको कि आइडियली फेयर वैल्यू का चेंज कहां जाएगा, अभी अटेंटिव 100% अटेंशन चाहिए क्योंकि मुश्किल कॉन्सेप्ट है। आइडियली फेयर वैल्यू का चेंज कहां जाएगा, पीएनएल में। वो कहता है मैंने मान लिया पीएनएल में जाएगा, पर आप जरा ये देखें कि जो फेयर वैल्यू चेंज हुई है उसमें आपकी अपनी कंपनी के इंपैक्ट कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट सिक्योरिटी इशू की हुई है, कौन सी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी, सही है जी। मार्केट में इंटरेस्ट रेट, अच्छा आप तुम लोग सुकून से गाइड करना ऑनलाइन, मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है, हाँ प्लीज सुकून से सुनना है सबने। मैंने 10% पे सिक्योरिटी इशू की हुई थी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गए 14%, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गए। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों? मार्केट में ज्यादा रेट मिल रहा है, हमारा रेट कम है, पहली चीज। यानी अब मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू रिड्यूस हो गई, ऐसा ही है। अच्छा गेन या लॉस आएगा, अगर मैं चुप हूं ये गेन या लॉस पीएनएल में जाएगा, ये गेन या लॉस। पहले बताओ ऑनलाइन में तुम सब ये बात समझ आई कि भाई अगर मैं चुप हूं उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा तो ये गेन या लॉस कहां जाएगा, पीएनएल में। प्लीज या ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे जुनूनी हो गया। अभी तो एक और चीज सुनो आगे, मैंने कहा रेट 10 से 14% हो गया, सही है, पर मैंने जब एनालिसिस की है तो मैंने कुछ महीनों पहले एक बंदे को पैसे देने में डिले किया था। मैं इशूअर हूं, मैं कौन हूं, इशूअर। ये बहुत कहानी सुना रहा हूं तो प्लीज इसको ना बिल्कुल स्लो 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 पिक करना है। अच्छा पहली वापस से रिपीट कर रहा हूं, 10% पे मैंने इशू किया हुआ, मार्केट 14% पे चली गई, कुछ भी नहीं कहा तो लॉस हो गया मुझे, मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो गई। अच्छा अगर मेरी जानी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई तो आप क्या ये बात समझते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा तो गेन एंड लॉस पीएनएल में जाएगा, क्योंकि वो फेयर वैल्यू निकाल लेंगे, हम फेयर वैल्यू निकाल के उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, गेन या लॉस सीधा कहां फेंक दूंगा, पीएनएल में। ये लिखा हुआ ऊपर पीएनएल। मैंने कहा अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया। क्रेडिट रिस्क का मतलब बताने जा रहा हूँ, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से, आईएफआरएस के हिसाब से, कि आपने अगर किसी से क्रेडिट लिया हुआ यानी लोन लिया हुआ, हमने लिया हुआ है ना लोन, ऐसा है। अच्छा क्रेडिट रिस्क का मतलब बता रहा हूं उर्दू में, पहले जो उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि आपके पैसे डूबने के चांसेस कितने हैं, जिसने आपको पैसे दिए हैं उसका रिस्क कितना है, इसको क्या कहता हूं, क्रेडिट रिस्क। मतलब बताओ बात समझ आई ये वाली। देखो सामने वाला जो इन्वेस्टर है उसने तो एक रिस्क पे पैसे दिए ना, हो सकता है कि मैं वापस ना करूं, डूब जाए मेरी कंपनी, तो भाई इसी चीज को मैं क्या नाम देता हूं, क्रेडिट रिस्क। अब सुनिएगा, पहले बताओ ऑनलाइन में तुम सभी क्रेडिट रिस्क का मतलब समझ आया, सही है जी। अच्छा यानी मेरी एक कंपनी है, उसको एक हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं पाकिस्तान में, क्रेडिट रेटिंग
एजेंसीज होती हैं, बैंक्स की भी रेटिंग होती है, कंपनीज की भी रेटिंग होती है। अच्छा वो क्या करती है, हमें रैंक करती है, A+, AA, AAA+, ये सारी चीजें। सुनना, तुम्हारे मकसद की बात नहीं है वो, पर तुम्हें समझाने के लिए बताना लाजमी है। सुनना, हुआ ये कि उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किया ये कि 31 दिसंबर पे हमारे खिलाफ एक रेटिंग इशू की। पहले हमारी थी A+, अब हो गई है B। पहले हमारी थी A+, अब हो गई है। भाई मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ये पूछा कि भाई तुमने B क्यों दे दिया? मैं हमने तो कोई पैसे खाए नहीं किसी के। वो बोलेगा, अब एक एक करके मेरी बात सुनना, कोई रिपोर्ट बना के देगा। वो तुम्हें बोलेगा तुमने अपने कूपन पे करने में डिले किए थे 20-20 दिन के, 30-30 दिन के, इवन 50-50 दिन के, तुमने कूपन टाइम पे दैट मीन्स के सामने वाले का रिस्क, जो कि उसका नाम क्या है, क्रेडिट रिस्क, सामने वाले का रिस्क जिसका नाम क्या है क्रेडिट रिस्क, इंक्रीज हो गया। क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो गया। अब मुझे तुम एक बात बताओ, ये लोग जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं तुम पे एतमाद करेंगे या बाकी कंपनीज पे? बाकी कंपनीज पे। यानी प्लीज सुनना, यानी लोगों का क्रेडिट रिस्क यानी पैसे डूबने के चांसेस क्या हुए? मैं कह रहा हूं डूबे तो नहीं, चांसेस। तो वो यही तो कह रहा है, बोला मैंने तुम्हें C कैटेगरी थोड़ी ना दी है, मैंने कौन सी कैटेगरी दी है? B कैटेगरी। कि हाँ भाई तुम पैसे दे देते हो बट टाइम पे नहीं देते। अच्छा अब समझिएगा मेरी बात, अब गेम समझिएगा। अच्छा अब एक पूरी साइकिल वापस चलाना, पहले तो यहाँ तक तो गेम समझ आ रही है ना? ये वो सारे मार्केट के डायनामिक्स है कि जब तुम किसी मीटिंग में भी होगे तो तू A+ चल रहा होगा, तुम बोलोगे हाँ यार मेरे को पता है, वरना तुम शक्ल देख लोगे बोर्ड मीटिंग में, नहीं क्या चल रहा है। सही है, अब सुनना एक एक करके प्लीज वापस से। मैंने कहा 10 से 14 पे चला गया, क्या सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई? हाँ या नहीं? 10% पे मैंने ऑफर किया था, मार्केट 14 पे चली गई है, मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई। मैं चुप हूं तो गेन लॉस कहां जाएगा? मैंने कहा कोई क्रेडिट रेटिंग का मसला नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल आएगा। हाई प्रोबेबिलिटी की आंसर नहीं है, टेक्निकल भी तो है। या तो मैं लड्डा लगवा दूं या तो मैं तमीज से समझा दूं, तमीज से समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात। यानी सर मुझे इतना पता है कि मैं चुप हूं तो P&L में। अच्छा फिर एक सवाल में लाइन लिख के देगा, ड्यू टू क्रेडिट रिस्क या क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, सही है, which is in declining trend। यानी हम बता रहे हैं अपने लोगों को या सवाल में बच्चे को कि भाई हमारी क्रेडिट रेटिंग पहले के मुकाबले में क्या हो चुकी है, कम हो चुकी। अब एक एक करके सुनना, यहां से मैं लिंक कर सकता हूं। यानी लोग मेरी सिक्योरिटी को इतनी वैल्यू, वेरी गुड, अब सुनना, लोग मेरी सिक्योरिटी को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, तुम सब इतनी सी बात भी क्लियर है, लोग हमारी सिक्योरिटी को वैल्यू नहीं दे रहे। अब आगे सुनना, अगर जानी लोग हमारी सिक्योरिटी को वैल्यू नहीं दे रहे तो मैं मजबूर हूं कि मुझे रेट अब ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। नहीं यही बात समझ, मैं मजबूर हूं कि मुझे रेट अब ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? अच्छा अब मैंने कहा कि यार अगर मेरी कंपनी आइडियली 10% ऑफर करती, अब मैं 12% करूंगा। अब मैं 12% वापस से, मैंने कहा वापस से एक एक सवाल बनाते हैं ना इसका। मैंने कहा मैं 10% पे इशू करके बैठा हूँ, मार्केट कितने पे चली गई? 14 पे। मैं तुमसे पूछता हूँ मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। सही है जी। मैंने कहा कुछ भी नहीं कहूँ, गेन लॉस कहाँ फेंक देना? वेरी गुड, या गेन लॉस कहाँ फेंक देंगे? P&L में। मैंने कहा एक स्टेप पीछे आके जरा सोचो कि आपकी आपकी अपनी कंपनी का तो कोई इसमें मसला नहीं है, आपने अपनी क्रेडिट रेटिंग उठा के देखी तो वो डिक्लाइन हो गई है, क्या आपका अपना मसला भी है? यानी अब दो चीजें हैं जानी, प्लीज सुनना, अब ये कनेक्ट कर रहा हूं मैं बात। दो चीजें हैं, आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू दो वजह से गिरी है, एक मार्केट की वजह से, एक आपकी अपनी वजह से। सर ये बात नहीं आई समझ? आ गई है? भाई आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी वजह से गिरी है? एक, दूसरा अपनी गलती की वजह से। तो सर भाई मुझे एक बात बताओ, जो मार्केट की वजह से गिरी है वो मैं P&L में लेके जाऊंगा, और जो मेरी अपनी वजह से गिरी है वो OCI में लेके जाऊंगा। अब रीड करो उसको, अगर अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से कोई चेंज है तो उस हद तक कहां लेके जाऊंगा? OCI। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, मार्केट चली गई 14% पे, तुम कितना ऑफर कर रहे हो? 12। तो ये जो 10 से 14 का डिफरेंस, ये पूरा लॉस है। 10 से 14 का डिफरेंस पूरा क्या है? तो पूरा लॉस P&L में फेंक दूं या 2% तक का कहां फेंकूं? 2% तक का OCI, अपने क्रेडिट रिस्क तक का OCI में, उसके ऊपर कहां फेंक दोगे? भाई लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है कि मार्केट अगर डिक्लाइन या इंक्रीज हुई है वो ओवरऑल मार्केट है, पर उस ओवरऑल मार्केट में मेरी अपनी कंपनी का कितना भंड है या ब्लेंडर है वो तो मुझे यहां से पता लगेगा ना।
पहले बताओ ये पूरी कहानी समझ आई? वो यही कहता, सुनना, वो कहता ये है कि भाई तुम अपने पीएनएल को हिट नहीं करना जो कि तुम्हारी अपनी गलती है। अपने पीएनएल को हिट नहीं करना जो कि किसकी गलती है? तुम्हारी अपनी गलती है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि पूरी मार्केट के डिक्लाइन की वैल्यू उठाओ, उसमें से अपना भंड साइड में करो, उसमें से अपना भंड साइड में करो, बच किसके जाएगा? मार्केट का। तो आज तक हमने जितना भी सीखा है कि मार्केट का चेंज पीएनएल में जाता है ना, वो जेन्युइन गेन या लॉस है ना, हाँ या नहीं पहले बताओ? तो वो मार्केट का पीएनएल में जाएगा, अपना एरर कहाँ जाएगा? तो अपने एरर की अकाउंटिंग करेंगे नहीं करेंगे? भाई डेफिनेटली करेंगे, पर उसको कहाँ फेंकेंगे? क्या ये कहानी समझ आई? चलिए जी वापस से, मैंने कहा मैंने कितने पे इशू की हुई है? बेहतरीन हो गया। मैंने कहा मार्केट चली गई 14%, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई। कुछ भी नहीं कहा तो लॉजिकल सी बात है भाई, मैं पूरा समझ रहा हूँ कि सब किसकी वजह से हुआ है? मार्केट की वजह से। सब किसकी वजह से हुआ है? मार्केट की वजह से। अब एक और चीज सुनो, मैंने ये कहा कि जानिए अगर सब मार्केट की वजह से हुआ है तो मैं एक बैक फुट पे आया, मैंने देखा भाई मेरी क्रेडिट रेटिंग क्या सेम है या चेंज हो गई है? चेंज हो गई है। अच्छा, चेंज होने की वजह से मैं कितने ऑफर कर रहा हूँ? 2% ज्यादा, 2% ज्यादा। अब मुझे तुम एक बात बताओ, क्या ये मैं मजबूरी में ज्यादा ऑफर कर रहा हूँ? यस, डेफिनेटली यस। तो मुझे बताओ क्या ये अपना ब्लंडर या एरर सही करने के लिए कर रहा हूँ? तो क्या ये जो अमाउंट है, प्लीज समझना, यानी मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो देखेंगे यार यही बंदा पहले 10% की ऑफर करता था, अब यही बंदा 12% की ऑफर करता है, तो मेरी इस 10% की सिक्योरिटी की वैल्यू फिर कम हो गई। कितनी वजहों से कम हुई? दो। एक तो मेरी खुद की मस्ती कि मैं बोल रहा हूँ ऐसी ही सिक्योरिटी जो मैं आज तक कितने पे देता था, अब कितने पे दे रहा हूँ? 12 पे। तो लोग बोलेंगे कि भाई इसकी अपने एरर की वजह से ये सिक्योरिटी 2% के हिसाब से जो इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू 10% वाली क्या हो गई? कम हो गई। ऑनलाइन वालों तुम सब पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई? ये अपनी गलती है ना, ये अपनी वजह से सही नहीं हुई है। अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई, मुझे इतना पता लग गया 2% तक का चेंज मेरा कहाँ फेंकना है? ओसीआई में। तो सबसे आसान चीज क्या है कि पहले 10 से 14% उठाओ, आपको टोटल फेयर वैल्यू गेन या लॉस मिल जाएगा। फेयर वैल्यू गेन या तो देखो अपना ब्लेंडर कितना, कितने परसेंट तक का था? 2% तक का। तो जब आपका अपना ब्लेंडर 2% तक का था तो मैं आपसे सिर्फ एक और बात पूछ रहा हूं, क्या उसको मैं पहले ओसीए में फेंकूं? यानी अब सवाल में आपको लिख के देगा, सवाल में आपको बहुत आसानी से देगा, मैं आपको फेयर वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा आज। सही है, सुकून से सुनना है आपने। यानी मैं ये कहूं कि अगर मेरी टोटल डिक्लाइन 40,000 रुपए का है, टोटल डिक्लाइन, अच्छा ये मैं कह रहा हूं टोटल लॉस है, मैंने अपनी लायबिलिटी को किया डेबिट, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है ना, लायबिलिटी को किया डेबिट। अब सुनो, मैं सारा सारा पीएन में फेंक दूं, फिर अब आप बताएं कि सर मैं, अच्छा तो मैं अज्यूम किया कि 15,000 अपना ब्लेंडर है, 15,000 उसी आई, तो बाकी पीएनएल अकाउंटिंग हो गई। वो भी यही कहता है, वो कहता है ये है कि भाई देखो एंट्री बना लेना, सिर्फ ये देख लेना कि अपने रिस्क चेंज होने की वजह से, यानी अपना क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से कितना इफेक्ट आया है, वो कहाँ फेंक देना? ओसीआई में। क्या ये लाइन समझ आई? वापस से मैं सब्सिक्वेंटली, प्लीज समझना, इससे इसकी इक्विटी में चेंजेस आएगी ओसीआई की वजह से 2%, इक्विटी में चेंजेस नहीं, इक्विटी में अकाउंटिंग हो जाएगी ओसीआई की। सही है, ये सुनना। अच्छा आखिर बात, मुझे बताओ इनिशियली मैं डेट सिक्योरिटीज को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में किस पे रखूंगा? इनिशियली फेयर वैल्यू पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करूंगा? एक्सपेंस आउट। अच्छा जी वेरी गुड, आगे सुना। सब्सिक्वेंटली किस पे रखूंगा? अच्छा, अब जब मैं तुमसे कोई पूछे कि सब्सिक्वेंटली जब फेयर वैल्यू पे रखूंगा, सुने, सब्सिक्वेंटली जब मैं फेयर वैल्यू पे रखूंगा तो गेन और लॉस कहां लेके जाऊंगा? पीएनएल में। आगे मुझसे आने ही चाहिए पीएनएल में। फिर एक बैकफुट पे आओगे, बोलो कि पीएनएल में बुक करने से पहले एक चीज पूछूंगा अपने आप से, क्या इसमें कोई अपना ब्लेंडर या एरर तो नहीं है? यानी मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू कहीं मेरे अपने ब्लेंडर की वजह से तो कम नहीं हुई? तो जो अपने ब्लेंडर की वजह से कम हुई है तो क्या वो मार्केट वैल्यू का कम है या अपना एरर है? अपना क्रेडिट चेंज हुआ है तो उसको मैं पीएन में फेंकूंगा या ओसीआई में? वो आपको सवाल में दे देगा, बोलेगा टोटल आपकी कैरिंग अमाउंट ये है, फेयर वैल्यू ये है, इसमें से इतना वहां का है, तो आप पहले ओसीआई में फेंकना, बाकी कहाँ फेंक देना? पीएन में। कहानी खत्म। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं बोलता स्टैंड कहता है ओसीआई में फेंक देना, पर मुझे कहानी समझानी थी कि लॉजिकली क्या होता है। बात क्लियर है? चलिए अब इसको कॉपी कर लें जी। वो भी ओसीआई में। जी जी, अपने अपने जो भी चीजें हैं उसकी वजह से जो भी चेंजेस आती हैं वो ओसीआई में जाएंगी, चाहे गेन हो या लॉस हो।
उसमें ये लिखा हुआ है, देखो आईएफआरएस में ये लिखा हुआ है कि एनी चेंजेस ड्यू टू कंपनीज ओन क्रेडिट रिस्क विल ऑलवेज बी पार्क्ड इन ओसीआई। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म कर दो भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। वेरी गुड यार। मोहम्मद हमजा कह रहे हैं सर अपना एरर पीएल में क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू देखते हैं ना। चलो अच्छा, एक सुनो, एक इसकी गेम देखते हैं, सुनो। अपना एरर पीएल में क्यों नहीं जाता, मुझे एक बात बताओ। तुम कह रहे हो कि भाई मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, सही है। तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, तो उस पर पीएनएल हिट होना नहीं चाहिए ना। एक चीज, चलो एक और एग्जांपल देता हूं ताकि और आसानी से समझ आए, जानबूझ के हटाइए है, सही है, सुनना। ऑनलाइन में प्लीज फोकस करके सुनिएगा। मैंने आप लोगों को ये चीज कहता हूँ, प्लीज फोकस हो गया। मैंने कहा मेरा मेरी लाइबिलिटी है, इसमें भी लाइबिलिटी है, सही है जी। मैंने अपने किसी भी क्रेडिटर को, यानी अकाउंट्स पेबल की एग्जांपल दे रहा हूं, पैसे दिए बट देर से दिए, पैसे दिए देर से दिए। क्या नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हटा दूं, उसमें तो फेयर वैल्यूएशन नहीं है ना, वो तो नॉर्मल पेबल है। उसमें अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हटा दूं, क्या तुम कोई लॉस बुक करते हो, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे कैरी नहीं हो रहा होता। आप क्या करते हैं भाई, आपने 50,000 के गुड्स खरीदे, इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, उसका मतलब 30 दिन में पे करना, आपने 90 दिन में पे किया, तो क्या कोई लॉस होता है, आपका पीएनएल हिट होता है, नहीं होता ना। अब अभी इसी बात को लिंक कर, उसने बोला भाई अपना लॉस पीएनएल में क्यों नहीं जाता, भाई ये जेन्युइन अपना लॉस तो नहीं है ना, क्योंकि तुमने सेटल तो कर दिया। अब तुम्हारी मस्ती है कि तुम्हें इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना। अब तुम फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हो तो ओवरऑल मार्केट 14 पे गई है, पर उसमें तुम्हारा अपना अमल दखल कितना है, 2%। तो वो कह रहा है कि अगर मार्केट की वजह से कोई चेंज हो, तो तुम बेशक उसको पीएनएल में लेके जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। ये जो तुम्हारा अपना एरर है, वो जेन्युइन लॉस तो नहीं है ना। तुमने क्या वाकई में किसी को पेमेंट करने से डिफॉल्ट किया, किसी के पैसे खा गए हो, नहीं खाए भाई, हमने सिर्फ क्या किया था, डिले। अब वो फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं उसको उस हद तक सिर्फ कहां फेंक रहा हूँ, ओसीआई में, ताकि मुझे जेन्युइन ये पता लग जाए कि सिर्फ उतना इम्पैक्ट कितना है जो मार्केट की वजह से आया है। ये बात क्लियर है भाई, क्लियर है जानी ये। ओके हमजा, वेरी गुड। जुबेर क्या रिपीट करूं जानी, ये मत कहना कि पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो शुरू से। हाँ जी जुबेर जानी, जल्दी बता दे यार, क्या रिपीट करूं, समझ गए, ओके। एक मिनट रुकिएगा यार, मैं जरा वो, अच्छा जी पहले हम एक ये सवाल कर लेते हैं, फिर हम तुम्हें ओसीए वाले पे भी लिखेंगे। यानी पहले अभी हम नॉर्मल कर लेते हैं जिसमें कोई क्रेडिट रिस्क का अमल दखल नहीं होगा, सही है जी। हम उसकी पीडीएफ खोल लेते हैं। अच्छा भाई मैं फिर बता दूं, अभी हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेट सिक्योरिटीज कर रहे हैं, इशूअर कर रहे हैं, और जिसमें हम ये देखेंगे कि फेयर वैल्यू चेंजेस पीएनएल में जाएंगी विदाउट कंसिडरिंग क्रेडिट रिस्क, विदाउट कंसिडरिंग क्रेडिट रिस्क। हमने कहां तक किए थे क्वेश्चंस, पांच पेपर तो हो गए थे। ओके जी। अच्छा भाई मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ले भी आता हूँ, पहले ये देख लें फेयर वैल्यू पीएनएल वाला है ना।
क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए। अच्छा, क्योंकि डिस्पोजल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूं, डिस्पोजल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, यानी सेटलमेंट, तो फिर आप ये पॉइंट नंबर 2 को भूल जाइएगा। गोलू लिमिटेड सेटल्ड दीज बॉन्ड्स ऑन 31 दिसंबर, यानी हम सेटल नहीं करना सीखेंगे क्योंकि हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। सही है। अच्छा भाई, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। गोलू लिमिटेड इशूड 11,000 बॉन्ड्स, इशूड का मतलब है ये इशूअर है। सही है जी। आगे, of rupees 100 each to Anil Limited at a premium of rupees 6 per bond, carrying a return of 14.5%. What is this 14.5%? ये पे करेगा। वेरी गुड। आगे, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन दिसंबर 31, 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 10 per bond. Transaction cost applicable is 2.5%. ये फेयर वैल्यू दी हुई है, ऊपर 100 कह रहा था तो ये 106 क्यों आ रही है? 6 रुपए प्रीमियम है तो ये फेयर वैल्यू आ गई। अच्छा, फिर 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू दी हुई है। अब देखो, गोलू लिमिटेड इंटेंशन इज टू सेटल दीज बॉन्ड्स व्हेनेवर, तो ये कौन सा मॉडल की बात कर रहा है? फेयर वैल्यू टू पीएनएल। इस पूरे सवाल में क्या तुम्हें क्रेडिट रिस्क के बारे में बताया? तो फिर आगे बंद करके सारी चीजें कहाँ जाएंगी? पीएनएल में, अजम्पशन के साथ कि हमारा इसमें कोई अपनी कंपनी का अमल दखल नहीं है, तो सीधा सीधा पीएनएल में। आप इसकी खाली मुझे 2 सालों की अकाउंटिंग करके दे दें जल्दी से, 2 कर ही रहे तो 3 की कर लेना। सही है। अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या हम हर साल अलग अलग आईआरआर यूज करें? पहला मेथड हो सकता है। दूसरे मेथड में या तो सिर्फ क्या यूज करो, कूपन। सही है, आप अलग अलग आईआरआर कर लें। सही है, आप अलग अलग आईआरआर को करके कर लें। कूपन का मुझे पता है कि भाई उसमें कोई चेंज ही नहीं है ना, कूपन पे इंटरेस्ट बुक होगा, कूपन रिसीव होगा, बस यही है। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट नहीं करना, एक्सपेंस आउट हो जाएगी ना, वो लायबिलिटी में नेट नहीं होगी। कैश आप नेट ही लेके आएंगे, मैं पहली एंट्री बनवा देता हूँ ताकि आप इसको आगे ले जाएं अकॉर्डिंगली। एक मिनट। हाँ जी, इधर सर इस वाले केस में फेस वैल्यू कितनी है? 1.1 मिलियन फेस वैल्यू से 11,000 है। ओके, प्रीमियम आपने दिया है ये कितना आ गया? यही जी। अच्छा भाई, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सिर्फ लिख दें, कितनी आ रही है? 29,150। आप लेस भी करते हैं इसको, कितना आ रहा है? एक वजह से किया है 11,8500 अच्छा जी, मैंने इंटेंशनली इसको नेट किया है ताकि मैं कैश निकाल लूं। ये कैश की फिगर आ रही है ना मेरे पास, कि प्रीमियम के साथ इतने पैसे आते हैं, उसने इतने कमीशन डिडक्ट किया, इतना कैश आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने क्या किया,
कैश को किया डेबिट 1136850, यही है। आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस को किया डेबिट 29150, आपने कहा कि भाई मेरा कैश इतना सही है जी, मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी, ऐसा ही यानी नेट आ गया हमारे पास। यहाँ पे बॉन्ड, बॉन्ड पेबल कितना, ओनली एट फेयर वैल्यू, यही है। या तो हम इसकी दो एंट्रीज भी बना सकते हैं अलग अलग, हाँ बिल्कुल। आप पूरे पैसे ले आए, फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट के एक्सपेंस के पैसे अलग से दे दें, तो इसलिए हमने कैश यहाँ पे नेट कर दिया है। क्वेश्चन दिखा दूं? नहीं, IFRS 9 की बस एक और क्लास होगी, यानी पूरी 11 क्लासों में हमारा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 आवर होता है ना क्लास का। अगर दो दो घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास हो तो फिर ये 6 क्लासों का गेम है, 6-7 क्लास होगा। कल इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी इसकी, तो हम लीज करेंगे। पहले साल फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है? लॉस आ रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है तो लॉस है ना। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस है। देख लेना भाई, ये गेन या लॉस की कहानी। लाइबिलिटी के इंक्रीज होने का मतलब है लॉस। पहले साल की बन गई? हाँ भाई, पहले साल की भी नहीं हुई अभी तक।
डन हो गया भाई ऑनलाइन तो। वेरी गुड बासित। बेहतरीन जी। चलें जी, बताएं, आपने अलग अलग आईआर यूज किया ना? चलें जी, आ जाएं भाई। भाई पहला आपने इंटरेस्ट कितना बुक किया? 172198। वेरी गुड यार। आप कूपन कितना पे करेंगे? 11 117 यही 1178698 यही आ गया। 1298 ये फेयर वैल्यू आ गई। 11930। अच्छा भाई, आपने पहले साल की एंट्री बना ली, आपने कैश दे दिया, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया। अच्छा, कैश आपके पास गया 159500। सही जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने बुक किया 172198। 172198। तो आपकी लायबिलिटी मेरे ख्याल से इसमें इंक्रीज होते हुए दिख रही है। कितने से? 1269। ये आपकी लायबिलिटी की अमोर्टाइजेशन है, सही है। चलें जी। इसके बाद आपने फिर एक और आपने देखा कि भाई आपकी फेयर वैल्यू ये है, आपकी कैरिंग अमाउंट ये, यानी आपकी कैरिंग अमाउंट कम है, आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे थे कि आपको पे करने पड़ेंगे 1178698। अब आपने खुद कहा कि मुझे फेयर वैल्यू पे रखना है, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को ट्रू पिक्चर बताएं कि अब आपको इतने नहीं, इससे ज्यादा पे करना है। तो ज्यादा पे करने तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी के इंक्रीज होने का मतलब है मैं बॉन्ड पेएबल को कर दूं क्रेडिट। और सर ये हमने किया 119302 से। सही है जी। और पीएनएल में फेयर वैल्यू लॉस को कर दिया हमने डेबिट 119302। यही है, तो यही बनाई थी सबने। चलें जी, वेरी गुड। इसके बाद सर हमारे पास आ गया 2021। हम आ गए 1178698 106613। ये सेम रहेगा 159500। क्लोजिंग कितना? अच्छा सॉरी, हमने ये क्यों लिए वैल्यू? फेयर वैल्यू 1298000 लेंगे। डबल 17, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट आईआर लिए ना, और इवन डिफरेंट आईआर नहीं भी लूं तब भी फेयर वैल्यू रखूंगा ना, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। चलें जी, 117404 सेम है। चलें जी आगे। 12। अच्छा, कैरिंग अमाउंट भी यही होगी 1255904। फेयर वैल्यू 1232000। अच्छा जी, अब मैं देखूं कि हमारे पास हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो ये फायदा हो गया। चलिए जी, पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये 2020 की एंट्रीज हैं। हम आ गए 2021 में। आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है पहले 117
404 आपका कैश चला गया 42095। ओके सही कह रहे हो, ठीक है। ये 1595 और 117 है, तो ये बॉन्ड पेएबल 42097 देख लेना, यही है। हाँ 6 ही रहेगा क्योंकि 4 है। अच्छा जी, अब इधर सर हमारे पास ये फेयर वैल्यू आई थिंक बच्चे बता रहे हैं कि गेन आ गया 23904। अच्छा ये पहले वाला लॉस था, ये हमारा है गेन, हम इशूअर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। अच्छा भाई, तो हमने यहाँ पे बॉन्ड पेएबल को डेबिट किया और फेयर वैल्यू गेन कर दिया क्रेडिट 23904। यही है भाई, हम आ गए सर 2022 में, हमने फेयर वैल्यू चिपका देनी है 12320000। इस पे IRR लगाएंगे 1375 डबल 159500 1.21 मिलियन। उसने यही कहा था कि एट अ प्रीमियम ऑफ 10, यही आ रहा है। चलिए जी, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये तो आपने अलग अलग IRR यूज किए तो कॉन्ट्रैक्ट मैच हो गया है। जब कूपन यूज करते तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आती, फिर फेयर वैल्यू पे जाते तो आती। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट 1210000 और फेयर वैल्यू भी यही होगी 1210000। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि आपने तो सब कुछ आखिरी साल में कॉन्ट्रैक्ट में इम्बिड कर लिया था, क्योंकि आपको भी पता है कि आखिरी साल में आके कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचता, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो इक्वल हो जाती है। मैं फिर रिपीट करूं, अगर आपने कूपन यूज किया होता तो क्लोजिंग ये वाली नहीं आती, वो फिर अपने हिसाब से चलती। सही है जी, सिर्फ कूपन लगता, दैट्स इट, एक ही रेट यूज होता पूरे सवाल में। अच्छा भाई, आपने यहाँ पे 2022 पे कैश पे किया फिर से 159500। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 137। आपका बॉन्ड पेएबल डेबिट 22,000 और फेयर वैल्यू की कोई एंट्री बनाने की नीड, रीजन कुछ पीएनएल में नहीं बचा, यानी हमारी ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। क्लियर है जी, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा जी, अब सोच रहा हूँ कि एक और कुछ कराया जाए या नहीं कराया जाए, बहुत है। अच्छा जी, पर एक चीज देख लीजिए, मैं यहाँ पे जरा PDF खोल लूं। आपने ये जो वसीम लिमिटेड का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, ये करके आना है। सही है जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 आपने करके आना है। और 30 भी, इसमें इन्वेस्टर इशूअर दोनों है। सही है जी, इन्वेस्टर इशूअर दोनों है, और आप बेचने की एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। सही है, मैं फिर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 आपको करके आना है, वरना कल क्लास में आने नहीं दूंगा, पहले ये चेक होगी वर्कबुक। सही है जी, छाप के नहीं आना, खुद करना है। सही है, चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में। हाफिज। कल हमें करना है वो क्रेडिट रिस्क वाली चीज, और शेयर इशू करूंगा तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, IFRS 9 पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही है जी, बोनस बोनस हुई कल, कल बोल लो ना, कल आखिरी क्लास है। चलें जी, ओके, हाफिज। ऑडिट बस अभी 10 मिनट में शुरू होगी ना, एग्जैक्ट 10:30 बजे। क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप पे। चलें जी, हाफिज।